हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे एड्रिनल ग्रंथि क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो हमारी जो किडनी होती है, जो वृक्क है हमारे, ठीक है, गुर्दे है, उनके ऊपर पाई जाती है, दोनों किडनी के ऊपर ही होती है एड्रिनल ग्रंथि। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह दिखाई देती है। इसके हमें दो पार्ट दिखाई देते हैं। इसे जो बाहरी भाग है उसका नाम होता है कॉर्टेक्स या एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल वल्कुट, ठीक है। और इसका जो भीतरी भाग है, अंदर के साइड का भाग, इसका नाम हो जाएगा एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मध्यांश। तो ये दो भाग होते हैं। चले अब हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इसके तीन भाग होते हैं। इसको हम तीन भागों में बांटते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स को, ठीक है। अब वो भाग कौन कौन से होते हैं? एक इसका सबसे बाहर की साइड का भाग होगा, ठीक है। इस तरह मैं बना देता हूं, ऐसे सबसे बाहर की साइड का भाग, यहाँ का भाग, ये, ठीक है। इसका नाम होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। हिंदी में नाम भी यही रहेगा, जोना ग्लोमेरुलोसा, ओके। उसके बाद में इसका दूसरा जो भाग रहेगा, ठीक है, थोड़ा अंदर की साइड का जो भाग रहेगा, यहाँ का ये वाला पार्ट, जिसको मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, नीले कलर से दिखा रहा हूँ, ये वाला भाग है इसका, ठीक है। इसका नाम होता है जोना फेसिक्युलेटा, ओके। उसके बाद में इसका सबसे अंदर की साइड का जो भाग रहेगा, यानी तीन भाग होंगे इसके। तो अंदर की जो साइड का भाग होगा, यहाँ का भाग, ये वाला, इसका नाम होगा जोना रेटिक्युलेरिस, हिंदी का नाम भी यही, जोना रेटिक्युलेरिस। कंप्लीट है तीनों भागों के नाम, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिक्युलेटा और जोना रेटिक्युलेरिस। ये इसके भाग है अलग अलग। अब जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, उससे जो हार्मोन निकलता है, यानी बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, उनके समूह को हम कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकोइड। हिंदी का नाम भी यही रहेगा, मिनरलोकॉर्टिकोइड। कंप्लीट है। दूसरा जो है जोना फेसिक्युलेटा भाग, ठीक है। जोना फेसिक्युलेटा भाग से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड, और बहुवचन कॉर्टिकोइड्स। तो हिंदी का नाम भी यही, ग्लूकोकॉर्टिकोइड। तो दो प्रकार के हार्मोन हो गए। तीसरा जोना रेटिक्युलेरिस है, उनसे हार्मोन निकलते हैं सेक्स हार्मोन, या हम बोल देंगे लिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये किससे निकलेंगे? ये जोना रेटिक्युलेरिस भाग है, उनसे निकलेगा। तो तीन हार्मोन हो गए इनसे, कंप्लीट है। अब हम इनके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। जो मिनरलोकॉर्टिकोइड्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसके नाम के पता चल रहा, मिनरल्स, मिनरल्स का मतलब होता है जो खनिज लवण है उनकी सांद्रता का नियमन करते हैं। इनके कार्य क्या होते हैं वो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इनके नाम देख रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है मिनरलोकॉर्टिकोइड्स का, जिसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। इंग्लिश का नाम भी यही है। दूसरा जो हमारे पास है जोना फेसिक्युलेटा, उससे निकल रहा है ग्लूकोकॉर्टिकोइड। तो इसका एग्जाम्पल होता है कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिसोल,
ठीक है, हिंदी का नाम भी यही है कोर्टिसोन, और दूसरा है कोर्टिसोल। दो और इनके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है। और जो लिंग हार्मोन है, ये आपको ऑलरेडी पता है कि लिंग हार्मोन कौन कौन से होंगे। तो देखें कौन कौन से लिंग हार्मोन जो है इनसे निकलेंगे। पहला लिंग हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन के द्वारा भी निकलता है, जिनको हम कहते हैं एंड्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन, ठीक है। दूसरा जो हार्मोन है उसका नाम होता है एस्ट्रोजन, ठीक है, जो अंडाशय से निकलता है एस्ट्रोजन। और जो तीसरा हार्मोन निकलेगा उसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। तो ये तीन हार्मोन लिंग हार्मोन हो गए, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब जो वर्षण है ना, उनसे भी एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। आपने नाम सुना होगा टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन है। इनके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये भी निकलते हैं। तो जो नर हो चाहे मादा हो, सभी के अंदर एंड्रोजन हार्मोन मिल जाएगा, यानी टेस्टोस्टेरोन मिल जाएगा नर में भी और मादा में, लेकिन उनकी मात्रा जो टेस्टोस्टेरोन है मादा की में कम होती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अगर नर है, यानी जो मेल है, हमारे अंदर भी बनते हैं। कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, लेकिन बहुत कम मात्रा में बनते हैं। ज्यादा कौन सा बनता है? एंड्रोजन। कंप्लीट है। कारण क्या है? उनका कारण है अंडाशय और वृषण। ये अंडाशय और वृषण से भी निकलते हैं। कंप्लीट है। तो ये सब हार्मोन निकलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एड्रिनल कॉर्टेक्स है, उसका निर्माण आपने जो नाम सुना होगा गैस्ट्रोला, उसमें आपने नाम पढ़ा होगा। एक तो होता है बाहर की तरफ एक्टोड्रम, ठीक है, दूसरा होता है उसमें मीजोड्रम, और तीसरा होता है उनमें एंडोड्रम। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उनका निर्माण जो होगा ये होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का मीजोड्रम के द्वारा, ठीक है। मैं ब्लैक पेन काम में ले लेते हैं उसके लिए। मीजोड्रम, मीजोड्रम से इसका निर्माण होता है। और जो एड्रिनल मेडुला है इसका जो निर्माण होता है ये एक्टोड्रम से होता है, ठीक है। यानी ये जो है ना पीयूष अपनी एड्रिनल ग्रंथि, ये एक्टोड्रम और मीजोड्रम दोनों से मिलकर बनी होती है। कंप्लीट है। अब एड्रिनल जो मेडुला है उनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो इसके द्वारा दो हार्मोन का स्राव होता है जिनको हम कहते हैं एड्रिनलिन, एड्रिनलिन, और दूसरे का नाम होता है नोर एड्रिनलिन, नोर एड्रिनलिन, ठीक है। इंग्लिश का नाम भी यही है। और दूसरा हो जाएगा नोर एड्रिनलिन। कंप्लीट है। ये दो हार्मोन निकलते हैं एड्रिनल जो मेडुला है मध्यांश से, ठीक है। अब हम इनके कार्य देख लेते हैं कि इन सभी के अलग अलग कार्य क्या है। ओके, तो अब हम जो हार्मोन है उनके काम देख लेते हैं, कार्य क्या है, उनके फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला हमारे पास था मिनरलोकॉर्टिकोइड। उसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन। अब ये काम क्या करता है, फंक्शन क्या करेगा? ये हमारी बॉडी में जो पोटेशियम है, ठीक है, इसका तो पुनरावशोषण जो होगा, ठीक है, इसका पुनरावशोषण यानी हम बोल देते हैं रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, उसको ये बढ़ाता है। और जो पोटेशियम आयन है, सोडियम आयन के तो पुनरावशोषण को बढ़ाएगा, और पोटेशियम आयन है उसके उत्सर्जन को बढ़ाता है, ठीक है, उसको बाहर निकालेगा। अब इसका मतलब क्या है? हमारा जो नेफ्रॉन है उसमें आपने पढ़ा है कि जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है, ठीक है, हेनले का लूप होता है। तो ये हमारे उनके हेनले के लूप पे इन पे कार्य करेगा। और यहाँ से सोडियम आयन है, इसके रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन उसको ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा।
और यूरिन के साथ में, जो मूत्र के साथ में, ये क्या करेगा, जो पोटेशियम आयन है उसके निकलने को बढ़ाएगा। ठीक है, यानी जो सोडियम आयन है और पोटेशियम आयन है उनकी सांद्रता का नियमन ये दो हार्मोन करता है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में सोडियम की कमी हो रही है तो उनका पुनरावशोषण बढ़ा देगा, रक्त के अंदर फिर सोडियम की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, और जो पोटेशियम है उसको मूत्र के साथ में शरीर से बाहर निकाला जाएगा। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ये काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल हमने दो पढ़ा है, एक तो होता था हमारे पास कोर्टिसोल और दूसरा है कोर्टिसोन। ये पढ़ लिया हमने, कोर्टिसोल और कोर्टिसोन। अब देखिए ये काम क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है, ठीक है, और वसा यानी जो लिपिड है, फैट है, ठीक है, उनके उपापचय का नियमन करता है। ठीक है, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये इन सभी के अपघटन को बढ़ा देगा, यानी इनके जो डिकम्पोजिशन होता है उनको ये इंक्रीज करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज बना लिया जाएगा, प्रोटीन है उसके तोड़कर उनसे अमीनो अम्ल बना लिया जाएगा, वसा है जो फैट है उनसे तोड़कर फैटी एसिड यानी वसा अम्ल बना लिया जाएगा, तो उनके अपघटन को ये प्रेरित करता है। इनका एक और इम्पोर्टेंट काम है वो आपको याद रखना है, ये होता है हार्मोन एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी, या इसको हम हिंदी में कह देते हैं प्रतिप्रदाह, या हम दूसरा नाम कह सकते हैं हिंदी में प्रदाह रोधी हार्मोन होता है। अब इसका मतलब देखो क्या होता है, इन्फ्लामेशन कहते हैं, कहीं पर सूजन आ जाती है उसको हम कहते हैं सूजन को। ठीक है, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है सोथ इन्फ्लामेशन के लिए वर्ड। अब ये देखो क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे हम अपने शरीर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अपने शरीर में मान लेते हैं इस व्यक्ति को मूंगफली से एलर्जी है, मूंगफली से एलर्जी है, तो मूंगफली जैसे ही ये खाएगा तो मूंगफली के जो रसायन है वो रक्त के अंदर जाएंगे, यानी पाचन होगा मूंगफली का और उसके रसायन रक्त के अंदर जाएंगे। तो शरीर के मान लेते हैं इस भाग में पहुंचे तो यहाँ पर कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा हिस्टामिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, ये दोनों एलर्जी के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रक्त का प्रवाह बढ़ जाएगा और यहाँ पर सूजन आ जाएगी, फूल जाएगा ये पार्ट। ठीक है, इसको हम कह देते हैं एलर्जी भी होना। एलर्जी में भी सूजन आ जाती है, रेसेस बन जाते हैं, लाल चकत्ता पड़ जाता है, तो उसका कारण क्या है, उनको हम कहते हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन। और ये एंटी इन्फ्लामेटरी नहीं, सॉरी, ये इन्फ्लामेटरी होते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी तो कौन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड है। ये अब ये ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या करेगा, जहां पर भी सूजन आ रही है या जो एलर्जी की वजह से भी सूजन आ सकती है, किसी लगने की वजह से भी आ सकती है, तो सूजन आ रही है उस सूजन को ये कम कर देता है, यानी हिस्टामिन और सेरोटोनिन के उल्टा काम करेगा। तो इसकी वजह से इनको हम क्या बोल देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी कह देते हैं, प्रतिप्रदाह या प्रदाह रोधी कह देते हैं। कंप्लीट है। इनके अलावा ये हार्मोन होता है ना, ये हार्मोन क्या करता है, जो इम्यूनोसप्रेसिव भी होता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं प्रतिरक्षा निरोधी, हम इसको कह सकते हैं, या प्रतिरक्षी भी कह सकते हैं, इसका नाम हिंदी में इम्यूनोसप्रेसिव। अब इसका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि ये जो एंटीबॉडी जो बनती है हमारे बॉडी के अंदर, किसी भी कोई भी बाहरी पदार्थ शरीर में जाएगा उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। अब एंटीबॉडी क्या होती है, कैसे काम करती है, अगर ये नहीं पता तो आज से बहुत साल, 1-2 साल पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, एकदम सिंपल सा है, 10-15 मिनट का होगा, आप वो देख ले कि कैसे काम करती है एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी है उनके बनने को रोकेगा। अब देखो ये कैसे, फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति की, इसकी बात कर लेते हैं, इसकी किडनी खराब हो गई थी, तो हमने क्या किया, किसी दूसरे व्यक्ति की किडनी है उसका ट्रांसफ़र इसके शरीर में कर दिया। अब ये किडनी इसके खुद के शरीर की नहीं है,
तो ये दूसरे के शरीर की है। तो जो भी शरीर दूसरे बॉडी से या कोई भी सजीव जो अपनी बॉडी का नहीं है वो अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहा है, चाहे वो कोशिका हो सकती है, वो प्रोटीन हो सकता है, जो अपनी बॉडी का नहीं और अपनी बॉडी में प्रवेश कर रहा है, तो उनके खिलाफ हमेशा क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनती है, प्रतिरक्षी बनती है। तो अगर ये किडनी खुद के शरीर की नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब इनके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। अब एंटीबॉडी बनकर ये क्या करेगी, इस किडनी को ही खराब कर देगी, इसको काम नहीं कर पाएगी इसके शरीर में ये एंटीबॉडी। तो इसको ऐसी दवाएं लेना पड़ता है इस व्यक्ति को, कौन सी को, जिसकी किडनी ट्रांसफर हुई है, जो उसके शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनने दे, प्रतिरक्षी नहीं बनने दे। तो अगर उनके लिए हम जो काम में लेंगे तो आप कार्टिसोल और कार्टिसोन काम में ले सकते हैं। ये क्या करेंगे, ये इस तरह करेंगे कि इसकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनने देगी, प्रतिरक्षी नहीं बनने देंगे, इसकी वजह से किडनी इसके शरीर में टिकी रहेगी, काम करती रहेगी। कंप्लीट है। तो दो इंपॉर्टेंट काम हो गए, एंटी इन्फ्लामेटरी है और इम्यूनो सप्रेसिव है। ठीक है, एंटी एलर्जिक भी हो गया ना। देखो एलर्जी में क्या होता है, सूजन आ जाती है, कोई भी एरिया सूज जाता है एलर्जी के अंदर, या वहां पर रेसेज लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, खुजली आने लगती है, तो वो किसकी वजह से हुआ, वो इन्फ्लामेशन की वजह से हुआ, सूजन शोथ की वजह से हुआ है। और ये उनको कम करती है, क्योंकि आपको पता है एक एलर्जी के लिए उत्तरदायी होती है IgE, एक प्रतिरक्षी है, एंटीबॉडी है। अब ये एंटीबॉडी को ही नहीं बनने देगा तो इसका मतलब सूजन नहीं आएगी, वहाँ पर एलर्जी नहीं होगी। तो एलर्जी के इलाज के लिए भी, यानी किसी को एलर्जी हो जाती है तो उसके इलाज के लिए भी डॉक्टर कार्टिसोल और कार्टिसोन का इनको इंजेक्शन लगाता है या उससे जुड़ी हुई दवाई देता है। कंप्लीट है। तो दो हार्मोन हमारे पास हो गए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरोन, कार्टिसोल एंड कार्टिसोन। अब अगर मान लेते हैं कि ये हार्मोन कम निकल रहे हैं या ज़्यादा निकल रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, तो जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, अगर ये कम निकले तो इनसे क्या होता है, तो इनको कम निकलने को हम क्या कहते हैं, हाइपोसेक्रेशन। ठीक है, हाइपोसेक्रेशन या हम बोल देते हैं अल्पस्राव। इनका जैसे ही अल्पस्राव होता है तो एक रोग हो जाता है जिसका नाम होता है एडिसन्स डिजीज, एडिशन का रोग। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, पहले तो इसके काम देखते हैं। ये काम क्या कर रहा था, ये काम कर रहा था कि हमारे शरीर के अंदर Na+ है, इसका पुनरावशोषण कर रहा था। ठीक है, और जो पोटेशियम आयन है उसका उत्सर्जन कर रहा था। ठीक है, अब अगर मान लो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कम बन रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका पुनरावशोषण नहीं होगा, यानी मूत्र के साथ में इसकी अधिकता, यानी यूरिन है, ठीक है, उसके अंदर, यूरिन के अंदर क्या होगा, जो सोडियम है ये अधिक हो जाएगा। ठीक है, हाई हो जाएगा इसके अंदर। अगर सोडियम है ये यूरिन में, मूत्र में ज़्यादा पाया जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये थोड़े कम निकल रहे हैं, स्पेशली मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। हाँ, और पोटेशियम आयन है, इसका उत्सर्जन बढ़ा रहा था, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा जिसको हम हिंदी में कहेंगे रक्त प्लाज्मा, ठीक है, उसमें पोटेशियम आयन है उसकी अधिकता हो जाएगी। मूत्र में तो किसकी अधिकता हो जाएगी, सोडियम की, और रक्त के, हमारी बॉडी के अंदर जो रक्त प्लाज्मा ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, पोटेशियम की अधिकता हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा। अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके अलावा देखिए जो ग्लूकोज है, ठीक है, उसकी मात्रा भी हमारे शरीर में कम हो जाती है। अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे जो जी मतलाना, यानी हम बोल सकते हैं मिचली आना, ठीक है, घबराहट, ठीक है, सुनपन आ जाना, घबराहट आना, मिचली आना, ये सब लक्षण आते हैं। इनके अलावा जो अपनी स्किन है ना, ये ब्रोंज्ड हो जाती है, कुशिंग का रोग। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, अगर हमारे पास जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और इसका एग्जाम्पल कोर्टिसोल और कोर्टिसोन था, अगर ये इनका ज़्यादा स्राव होने लग जाए, यानी हम बोल देते हैं इनका हाइपर सेक्रेशन होने लग जाए, अतिस्राव होने लग जाता है, तो उससे क्या हो जाएगा, इससे यह हो जाएगा, तो देखो इसकी वजह से जो शरीर के अंदर है ना, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज किया जाएगा, हमारे यकृत में क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन में चेंज किया जाता है। मैंने आपको इंसुलिन वाले में बताया था। तो यकृत में ग्लाइकोजन की मात्रा, हमारे लीवर में ग्लाइकोजन की जो मात्रा है, अमाउंट है, ये बढ़ जाएगा। ग्लाइकोजन ज़्यादा होता है तो क्या हो जाएगा, वसा के रूप में चेंज किया जाता है, उसको फैट बना लिया जाता है,
ठीक है, ग्लाइकोजन से। अब फैट बन जाएगा, यानी आदमी है ये क्या हो जाएगा, मोटापा, इसकी वजह से मोटा हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा, ओबेसिटी उसके अंदर देखने को मिलती है। जैसे ओबेसिटी बढ़ेगी तो उसका जो बीपी है ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बीपी भी बढ़ जाएगा। अब देखो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है तो ग्लूकोज को यूरिन के साथ में बाहर निकाला जाएगा, यानी मूत्र के साथ में ग्लूकोज है ये बाहर निकाला जाएगा, तो मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति पाई जाती है। तो ये सब रोग होता है हमारे कुशिंग डिजीज में जो जुड़ा हुआ है ग्लूकोकोर्टिकोइड से। ओके, तो अब हम जो नेक्स्ट हार्मोन है उसके बारे में और देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो जोना रेटिक्युलेटा, ठीक है, उनसे हार्मोन निकलता है सेक्स हार्मोन, लिंग हार्मोन। और ये हार्मोन कितने प्रकार का था, ये 3 प्रकार का था, ठीक है। एक का नाम था एंड्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन। और एक वर्ड आप लिख ले, काम आएगा डिक्शनरी के रूप में। एंड्रो का मतलब होता है नर, मेल। जहां पर भी एंड्रो वर्ड मिले वहां पर होता है नर, मेल। और गायनो जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है मादा, फीमेल, ठीक है। एंड्रोजन। दूसरा इनसे हार्मोन निकल रहा है उसका नाम है एस्ट्रोजन। और तीसरा जो निकल रहा है उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। ओके, तो ये हार्मोन है, ये क्या काम करते हैं हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखो सबसे पहले एंड्रोजन। एंड्रोजन है ये नर में निकलता है। और देखिए ध्यान रखना है ये तीनों के तीनों हार्मोन नर हो या मादा हो सभी में निकल रहे हैं, लेकिन एंड्रोजन ज्यादा मात्रा में किन में निकलता है, नर में। तो इसके द्वारा नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उनको कंट्रोल किया जाता है, कंप्लीट है। और इनके द्वारा जो मादा के लक्षण है उनको कंट्रोल किया जाता है, इन दोनों के द्वारा, कंप्लीट है। एक के द्वारा नर के लक्षण होते हैं और एक के द्वारा मादा के लक्षण कंट्रोल किए जाते हैं। ये मांसपेशियों के विकास में सहायता करता है एंड्रोजन हार्मोन। अब जैसे मान लो कोई एथलीट है, कोई लेडीज है, ठीक है, फीमेल है, और वो एक्सरसाइज करती है, बॉडी बना रही है, तो उसमें इस एंड्रोजन की वजह से ही जो मसल्स है वो बनते हैं, क्योंकि एंड्रोजन का एग्जाम्पल होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कंप्लीट है। तो एंड्रोजन हार्मोन है ये नर में भी बनेगा और मादा में भी बनेगा, लेकिन नर में ये ज्यादा बनेगा क्योंकि वृषण भी बनाएगा प्लस ये भी बनाएगा, दोनों बनाता है। और मादा में केवल ये बनाता है, वृषण तो होते नहीं है। अब मादा में अंडाशय है तो अंडाशय से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बन जाएंगे, तो मादा में ये दोनों हार्मोन ज्यादा रहेंगे। ये दोनों हार्मोन नर में भी निकलते हैं, हमारे अंदर में मेल में भी है ये हार्मोन, ध्यान रखना है, कंप्लीट है। अब देखो इनकी अधिकता और कमी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अगर मान लेते हैं इसकी अधिकता हो गई, किसकी, एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता हो गई, तो जो इनकी वजह से क्या हो जाएगा, जो मादा है, जो फीमेल है, ठीक है, उनके अंदर देखो नर के अंदर ज्यादा होता ना ये हार्मोन, अगर ये मादा में ज्यादा हो गया तो नर में मादा वाले लक्षण आने लग जाते हैं, यानी दाढ़ी मूछ उसके अंदर आने लग जाती है, कंप्लीट है। तो उसको हम कहते हैं हिर्सुटिज्म, हिर्सुटिज्म कहते हैं, हिंदी का नाम भी यही है, हिर्सुटिज्म, ठीक है। यानी अगर एंड्रोजन हार्मोन है उसकी मादा में अधिकता हो गई तो उसमें नर के लक्षण जैसे दाढ़ी मूछ आना ये आने लग जाता है, इसको हम कहते हैं हिर्सुटिज्म, कंप्लीट है। इसको एक और नाम बोलते हैं एड्रिनल विरिलिज्म, एड्रिनल विरिलिज्म कहते हैं। अब देखो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन किसको कंट्रोल करते हैं, मादा के लक्षण को कंट्रोल करते हैं, मादा के कैरेक्टर्स जो है उनको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर जो नर है यानी जो हमारे पास मेल है, इस मेल के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा हो जाएंगे तो जो उनमें स्तन होते हैं, जो ब्रेस्ट होते हैं, उनका विकास हो जाएगा, वो बड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से देखो नर में मादा के लक्षण आ गए, यानी उसमें ब्रेस्ट का जो स्तनों का विकास होना शुरू हो रहा है। तो मादा के लिए हम क्या वर्ड काम में लेते हैं, गायनो। देखो यहाँ लिखाया था मैंने आपको गायनो का, तो उसकी वजह से हम बना देंगे गायनेको। और नर के लिए आप नाम सुना होगा फेमेनाइन, मेस्क्यूलाइन, तो मेस्क्यूलाइन से नाम बन गया मेस्टिया। तो उससे जो रोग होता है उसका नाम क्या हो जाएगा, गाइनेकोमेस्टिया, गाइनेकोमेस्टिया, CA होगा, सॉरी, गाइनेकोमेस्टिया। तो गाइनेकोमेस्टिया क्या हो जाएंगे,
कि अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है ये नर के अंदर ज़्यादा हो गए, ठीक है, कौन निकालता है, जोना एफएस रेटिकुलेटा के द्वारा, तो मादा वाले लक्षण आ जाते हैं, स्तनों का विकास है, ब्रेस्ट है, उनका विकास होना स्टार्ट हो जाएगा और उनको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। ओके, तो अब हम जो अपने एड्रिनल मेडुला है उनसे स्रावित होने वाले जो हार्मोन है उनके बारे में देख लेते हैं। तो एड्रिनल मेडुला मध्यांश है, उससे हमने पढ़ा है दो हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम होता है एड्रिनेलिन और दूसरा होता है नोर एड्रिनेलिन, ठीक है। इसका दूसरा नाम हम कहते हैं एपिनेफ्रिन और इसका नाम होता है नोर एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो ये हार्मोन निकल गए इनसे जो स्रावित होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए, ये दोनों के दोनों हार्मोन को मिलाकर हम कहते हैं ये इमरजेंसी हार्मोन है, यानी हम बोलते हैं ये आपातकालीन हार्मोन है, ठीक है। यानी कुत्ता पीछे पड़ गया है, किसी से लड़ाई हो रही है या कोई मारने के लिए पीछे पड़ रहा है, तो हम स्पीड से भागते हैं और स्पीड से काम करते हैं, उस समय ये दोनों हार्मोन ही स्रावित होते हैं। कंप्लीट है। अब ये दोनों हार्मोन काम कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखें, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कि ये हार्मोन क्या करेगा। एक तो हमारे हार्ट है, अपना जो हृदय है उस पर काम करेगा, ठीक है। हृदय की जो धड़कन होती है, हार्ट जो बीट होती है, उसको ये बढ़ा देगा, हृदय की धड़कन बढ़ा देगा, ठीक है। इनके अलावा हार्ट से जो, हृदय से जो ब्लड निकलता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट या हृदय निकास, उसको ये बढ़ा देता है, ठीक है। इनके अलावा ये हार्मोन काम करता है हमारे जो श्वसन तंत्र है उसके ऊपर, और श्वसन तंत्र पे काम करके जो रेस्पिरेशन रेट है, यानी जो श्वसन की जो दर है, उसको ये बढ़ा देता है। कंप्लीट है। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा रक्त पहुंचेगा, कंप्लीट है, रक्त ज़्यादा पहुंचेगा, ब्लड ज़्यादा पहुंचेगा, तो अगर उस ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा रहेगी। अब ऑक्सीजन ज़्यादा है, रक्त ज़्यादा पहुंच रहा है, इसका मतलब वो मांसपेशियाँ ज़्यादा काम करती है और हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि कर देते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों हार्मोन मिलकर हमारे जो कार्य क्षमता है उसमें वृद्धि करने का काम करते हैं। अब इन दोनों हार्मोन को हम क्या कहते हैं, 3F हार्मोन कहते हैं, यानी फियर है, यानी भय के समय, ठीक है, या फाइट हो रही है, किसी से लड़ाई हो रही है, ठीक है, लड़ाई के समय, या फ्लाइट यानी उड़ान भर रहे हैं, ठीक है, उन तीनों अवस्थाओं के अंदर ये हार्मोन ज़्यादा निकलता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप किसी जो होता है झूले में झूल रहे हो और ऊपर से नीचे आ रहे हो या नीचे से ऊपर जा रहे हो, उस समय भी ज़्यादा थोड़ा बढ़ जाएगा हार्मोन। तो इस प्रकार ये इनको हम कहते हैं 3F हार्मोन। इनके अलावा इनको 4S हार्मोन भी कहते हैं, यानी जब आप तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, उस समय ये आप निकलता है। इनके अलावा आपके शरीर के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर ये शुगर की जो मात्रा है, शर्करा है, उसकी मात्रा को बढ़ाने में काम करता है, और जो लवण है उनकी सांद्रता पर भी क्रिया काम करता है, जो साल्ट है। इनके अलावा ये सेक्स हार्मोन है, उनको भी बढ़ाने में काम करता है। तो ये 4 काम है, उन पे ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो इसको 4S हार्मोन, यानी हो गया हमारे पास स्ट्रेस, शुगर, और नेक्स्ट हो गया हमारे पास साल्ट एंड सेक्स। स्ट्रेस, शुगर, साल्ट एंड सेक्स, इन चारों चीज़ों पर ये काम करता है। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हम इतना स्टडी करेंगे। एड्रिनल और वृषण बच गया है, उसको हम जब नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर आपको उसका बारे में पढ़ाया जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर करें। धन्यवाद।